अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नवंबर 2011 पेपर नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 1A जो आपके A2 के परचेज़ ऑफ बिज़नेस चैप्टर का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को डिस्कस करता हुआ मैं आप लोगों के साथ इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है प्रेस्कॉट, रोहिणी एंड सिंह हैव बीन इन पार्टनरशिप फॉर मैनी ईयर्स विद अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 2:2:1। देयर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट एट 30th June 2011 वाज एज फॉलोज। प्रेस्कॉट, रोहिणी एंड सिंह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एक पार्टनरशिप की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको पूरी की पूरी दी हुई है। उसके बाद में लिखा हुआ है द पार्टनर्स सोल्ड देयर बिजनेस टू एशबर्टन लिमिटेड ऑन 1 July 2011 फॉर $215,000। Ashburton Limited took over all of the assets and liabilities except the bank account। यानी कि इन्होंने अपना पूरा बिजनेस जो है वो एक और कंपनी को बेच दिया और वो कंपनी जो है इनके सारे एसेट्स वगैरह ले लेगी, सिर्फ और सिर्फ बैंक अकाउंट को छोड़ देगी। द परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटिस्फाइड बाई, परचेज कंसिडरेशन यानी कि जो 2,15,000 की वैल्यू तय हुई थी कि इतने में हम बेचेंगे, वो पैसे कैसे पे हो रहे हैं वो लिखा हुआ है। Number 1, the issue of 100,000 ordinary shares of $1 at a premium of $0.5. 2, the issue of 8% debentures redeemable at par in 2020 to Prescott to ensure that he receives the same amount of annual interest that he received from the loan. तीसरा है the balance was paid by cash। फिर लिखा हुआ है on 1 July 2011 the partnership assets were revalued as follows। रिवैल्यूएशन तब की जाती है जब कोई बिजनेस बेचा जाता है। Ashburton लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और जो कंपनी खरीद रही है उसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर Ashburton लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इमीडिएटली आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्वायर करने के बाद इस कंपनी की जो बैलेंस शीट होगी वो कैसी दिखेगी ये बताना है। अच्छा देखिए, जब कोई भी ऐसा सवाल हो जिसमें परचेज़ या सेल ऑफ बिज़नेस हो, तो परचेज़ और सेल ऑफ बिज़नेस वाले सवालात में कुछ परचेज़ कंसिडरेशन के हवाले से आपको डिटेल दी हुई होगी। सबसे पहले आप उसकी एक वर्किंग कर लीजिएगा हमेशा। यहाँ पर परचेज़ कंसिडरेशन जो है उसके हवाले से जो डिटेल्स हैं वो ये है कि 2,15,000 डिसाइड हुई है प्राइस, यानी कि एशबर्टन लिमिटेड जो है ना वो पार्टनरशिप को $2,15,000 पे करेगा। अब उसकी पेमेंट कैसे हो रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये कैश में ही अमाउंट पे हो। इतनी परचेज़ कंसिडरेशन जो है ये तय हुई है, यानी कि तुम्हारे बिज़नेस को लिए मैं इतने पैसे दूंगा, वो पैसे मैं कैश में भी दे सकता हूँ, उन पैसों के बदले तुम्हें नई कंपनी में शेयर्स भी मिल सकते हैं, उन पैसों के बदले मैं तुम्हें डिबेंचर्स भी दे सकता हूँ, ये मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो 2,15,000 को ज़रा एवेलुएट करते हैं। इसने बोला कि 2,15,000 रुपये या तो कैश मिलेंगे या तो उसके अगेंस्ट इतने के ही शेयर्स मिलेंगे या कोई भी और चीज़ मिलेगी। लिखा हुआ है द परचेज कंसिडरेशन वॉज सेटिस्फाइड बाई नंबर 1 द इशू ऑफ 100,000 ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ $1 एट अ प्रीमियम ऑफ $0.5। यानी कि 2,15,000 पैसे मैं कैसे दूंगा, 1 लाख शेयर दे दूंगा जिसकी पार वैल्यू $1 है और वो मैं 0.5 के प्रीमियम में दूंगा। यानी कि उस शेयर की पार वैल्यू तो 1 है, लेकिन जब मैं तुम्हें दूंगा तो मैं उसकी वर्थ जो है वो 1.5 के लूँगा। कभी कभी कंपनी अपने शेयर्स जो है उस पर प्रीमियम चार्ज करती है जब कंपनी की जो मार्केट रेपुटेशन और मार्केट वर्थ और मार्केट वैल्यू अच्छी हो। तो ये जो बिज़नेस एशबर्टन लिमिटेड है, जो भी कंपनी है, वो जब इस पार्टनरशिप को ख़रीद रही है तो वो ये समझती है कि उसके एक शेयर की जो वैल्यू है, जो वर्थ है, वो ₹1.5 है, 1 + 0.5। तो 1 लाख शेयर्स मिल रहे हैं जिसकी उन्होंने वैल्यू तय करी है कि एक शेयर की वैल्यू 1.5 होगी, विच मीन्स कि 2,15,000 रुपये में से 1 लाख इंटू 1.5 यानी कि 1.5 लाख रुपए के शेयर्स मिल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या मिल रहा है, द इशू ऑफ 8% डिबेंचर्स रिडीमेबल एट पार इन 2020 टू प्रेस्कॉट टू इंश्योर दैट ही रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ एनुअल इंटरेस्ट दैट ही रिसीव फ्रॉम द लोन। उसके अलावा 8% के रिडीमेबल डिबेंचर्स मिल रहे हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स प्रेस्कॉट को मिल रहे हैं और इतने डिबेंचर्स मिलेंगे जिस पे इसका जो इंटरेस्ट बन रहा हो डिबेंचर्स का वो उतना ही हो जितना अभी इसने जो पार्टनरशिप को लोन दिया हुआ है उस पर मिलता है। तो पार्टनरशिप को प्रेस्कॉट ने जो लोन दिया हुआ है ना, उस लोन की टोटल वैल्यू है 25,000 और इस पर इसको 12% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलता है। 25,000 का 12% कितना होता है, 25,000 का 12% बन जाता है आपका 25,000 का 12% आपका बन जाता है 3,000 रुपये। 25,000 का
25,000 का 12%, 25,000 का 12% बन जाता है 3,000 रुपये। इसने इतना लोन दिया हुआ है कि जिस पे जो इंटरेस्ट बने ना वो 3,000 रुपये बनता है, ठीक है। अब हो ये रहा है कि इसको 8% वाले डिबेंचर्स मिलेंगे और इतने मिलेंगे कि उस पर भी जो इंटरेस्ट मिले वो 3,000 हो। तो डिबेंचर्स की जो भी वैल्यू होगी मल्टीप्लाइड बाई 8%, उससे जो इंटरेस्ट आए वो आना कितना चाहिए, वो 3,000 आना चाहिए। तो उसको जो डिबेंचर्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 3,000 डिवाइडेड बाई 8%, यानी कि इसको डिबेंचर्स मिलेंगे 37,500 के। इसको जो डिबेंचर्स मिलेंगे वो मिलेंगे 37,500 के। तो भाई डिबेंचर्स हो गई दूसरी चीज़। एक चीज़ थी ऑर्डिनरी शेयर्स, दूसरी चीज़ है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जो इसको मिल रहे हैं वो है 37,500 के, 37,500 के डिबेंचर्स मिल रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ था द बैलेंस वॉज पेड बाय कैश, बाकी अमाउंट कैश में पे हुआ होगा। तो 2,15,000 माइनस 150,000 माइनस 37,500, 27,500 रुपीज़ कैश में पे हो रहे हैं। 27,500 रुपीज़ जो है ना वो कैश में पे हो रहे हैं, माइनस कर कर हमारे पास आ जाता है। अच्छा, सवाल में एक और चीज़ जो आपको देखनी होगी इस तरह के सवालों में वो होगी गुडविल। अगर तो मैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स जो भी बनती है उससे ऊपर कुछ पैसे पे कर रहा हूँ तो वो गुडविल कहलाएगी, ठीक है। परचेज यानी कि मैं यूँ लिख सकता हूँ गुडविल इज इक्वल्स टू परचेज कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स का मतलब ये है कि जो एसेट्स मैं ख़रीद रहा हूँ उसकी जो बाज़ार के हिसाब से वैल्यू बननी चाहिए, जो वर्थ बननी चाहिए जो वो, और परचेज़ कंसिडरेशन का मतलब जितने रुपए मैं पे कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक 300 रुपये की चीज़ को ख़रीदने के लिए मैं 500 रुपये पे करता हूँ। एक 300 रुपये की बिज़नेस को, एक बिज़नेस है जिसकी वर्थ है 300, मैं उसको ख़रीदने के लिए 500 रुपये पे करता हूँ, 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करता हूँ। तो ये 200 रुपये जो मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ ना, ये गुडविल कहलाएगी। गुडविल का मतलब ये है कि मैं 300 वाली चीज़ 500 में इसलिए ख़रीद रहा हूँ और 200 इसलिए ज़्यादा पे कर रहा हूँ क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन है, उसका एक नाम है और उसकी वजह से मैं एक एक्सेस या एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहा हूँ। उस एक्स्ट्रा या एक्सेस अमाउंट को हम गुडविल कहते हैं। तो यहाँ पर भी मेरे पास परचेज़ कंसिडरेशन तो है 2,15,000। अब मुझे इसमें से माइनस करना होगा फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अगर मैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स माइनस कर देता हूँ इसमें से और कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आता है तो वो मेरी गुडविल का अमाउंट होगा। अब ये फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कैसे आएगी? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स ऐसे आएगी कि सवाल में लिखा हुआ है ऑन 1 जुलाई 2011 द पार्टनरशिप एसेट्स वे रीवैल्यूड एज फॉलोज, यानी कि पार्टनरशिप के जो एसेट्स थे उनकी कुछ ये वैल्यू थी, इनको रीवैल्यू किया गया, यानी कि बाजार में देखा गया कि ये चीज़ कितने की है। देखो एक चीज़ होती है बुक वैल्यू, ये 1 लाख रुपए जो है ना लैंड एंड बिल्डिंग्स की बुक वैल्यू है, यानी कि इसकी बैलेंस शीट में या इसकी बुक्स में या इसके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लैंड एंड बिल्डिंग्स 1 लाख रुपए का लिखा हुआ आ रहा है। हालांकि बाज़ार से अगर ऐसा ही लैंड एंड बिल्डिंग ख़रीदा जाए तो वो 1,15,000 रुपये का मिलता है, ठीक है। तो मैं जब ये बिज़नेस ख़रीद रहा हूँ और अपनी गुडविल की कैलकुलेशंस कर रहा हूँ तो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स में मैं 1,15,000 लूँगा कि मैंने जो 2,15,000 रुपये पे किए हैं उसमें मुझे क्या क्या मिला। उसमें मुझे 1,15,000 की वर्थ वाला लैंड एंड बिल्डिंग्स मिला। उसमें मुझे फिक्सेस एंड फिटिंग्स जो है वो मिले जिसकी वैल्यू 32,000 रुपये है। उसके बाद मुझे जो है वो 15,000 रुपये की वर्थ रखने वाली मोटर व्हीकल्स मिली। उसके बाद मुझे 22,000 के वर्थ रखने वाली इन्वेंट्री मिली। उसके बाद 13,500 रुपये का वर्थ रखने वाले रिसीवेबल्स भी मिले। रिसीवेबल्स इज़ ऑल्सो माई एसेट। और उसके बाद अगर मैं इन चीज़ों को ऊपर देखूं, लैंड एंड बिल्डिंग्स ले लिया, फिक्सर्स ले लिया, मोटर व्हीकल्स ले लिया, इन्वेंट्री हो गई, रिसीवेबल्स हो गए, बैंक के बैलेंस टेक ओवर नहीं हो रहे हैं, ये सवाल में लिखा हुआ था। लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ वो अमाउंट्स हैं जो मुझे सेटल करने हैं, जो मुझे पे करने हैं। अगर मैं इस कंपनी को ख़रीद रहा हूँ तो ये सारी चीज़ें मिल रही हैं लेकिन लाइबिलिटीज़ मुझे पे ऑफ करनी होंगी, तो इसीलिए ये नेगेटिव। तो मैं जो चीज़ें ख़रीद रहा हूँ, सारे का सारा बिज़नेस ख़रीद रहा हूँ, उसकी जो वर्थ है नेट फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है वो है 1,15,000। 1,15,000 प्लस 32,000 प्लस 15,000 प्लस 22,000 प्लस 13,500 माइनस 9450, उसकी वर्थ है 1,88,050। उसकी वर्थ है 1,88,050।
तो ये ऊपर है परचेज कंसिडरेशन और ये है फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, जो एसेट्स खरीद रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 2,15,000 माइनस आंसर 26,950, ये मेरी गुडविल की अमाउंट है। 26,950 ये मेरी गुडविल की अमाउंट है। गुडविल वो पैसा है जो मैं ओवर एंड अबव दे रहा हूँ फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, और वो इसीलिए दिया जाता है कि भाई आप जो बिज़नेस खरीद रहे हो वो एक रनिंग बिजनेस है जिसका एक रेपुटेशन है और नाम है। तो दो वर्किंग्स मैंने करी, एक गुडविल की और एक मैंने वर्किंग करी है परचेज कंसिडरेशन की। ठीक है, अब हम नई वाली कंपनी जो है उसकी बैलेंस शीट बनाते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो ख़रीदने के बाद जो मैं एशबर्टन, ये कंपनी का नाम है एशबर्टन लिमिटेड, इसका जब मैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स आएंगे। अच्छा, नॉन करंट एसेट्स ऊपर मैं लिख देता हूँ डॉलर। नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग्स, पहले से मेरे पास 1,25,000 रुपये के लैंड एंड बिल्डिंग्स थे, प्लस मैंने नया बिज़नेस ख़रीदा, उसके लैंड एंड बिल्डिंग्स की वैल्यू 1,15,000 है। तो 1,25,000 और 1,15,000 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 2,40,000 आता है, 2,40,000। ठीक है, उसके बाद फिर हम फिक्सेस एंड फिटिंग्स 67,750 के पहले से हैं। नया जो बिज़नेस ख़रीदा है उसमें 32,000 के थे, दोनों को ऐड करूँगा तो 99,750। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स 99,750। उसके बाद मोटर व्हीकल्स पहले से ही 24,975 की, नया बिज़नेस खरीदा उसकी मोटर व्हीकल्स की वैल्यू 15,000 है। तो टोटल इन दोनों का एडिशन मोटर व्हीकल्स के लिए, और मोटर व्हीकल्स का जो टोटल अमाउंट बनेगा वो बनेगा 39,975। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे पास गुडविल भी है। गुडविल इज़ अ नॉन करंट एसेट। गुडविल की जो वैल्यू मैंने कैलकुलेट की है वो 26,950 है। 26,950 है गुडविल की वैल्यू। इन सबको ऐड कर देते हैं, 240,000 प्लस 99,750 प्लस 39,975 प्लस 26,950, तो हमारा जो टोटल आता है वो आता है 406,675। ये सारे के सारे नॉन करंट एसेट्स हैं। ठीक है, अच्छा, नॉन करंट एसेट्स लिख लिए। नॉन करंट एसेट्स के बाद करंट एसेट्स पर आते हैं। करंट एसेट्स की बात करते हैं। इन्वेंट्रीज मेरे पास 22,875 की पड़ी हुई हैं, और जो मैंने बिज़नेस ख़रीदा है उसमें 22,000 रुपये की इन्वेंट्रीज़ हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे, इन्वेंट्री का टोटल लिखेंगे 22,875 और 22,000, यानी कि 44,875। उसके बाद फिर ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स यहाँ पर 14,363 के आ रहे हैं, 14,363 के आ रहे हैं, और जो कंपनी मैंने ख़रीदी है उसके 13,500 के। तो दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करोगे तो 27,863। उसके बाद बैंक बैलेंस, ठीक है ना। देखो अब बैंक बैलेंस में क्या है, मेरा बैंक बैलेंस था 28,462। मेरा बैंक बैलेंस था 28,462। सामने वाला बिज़नेस मैं ख़रीद रहा हूँ तो उसके लिए मैं कुछ पेमेंट कर रहा हूँ, वो है 27,500 की, जिसकी हमने वर्किंग करी। तो आप 28,462 में से 27,500 को माइनस करते हो तो 962 बच जाता है। ये अब आपका नया बैंक का बैलेंस है। अच्छा जी, टोटल एसेट्स 44,875 प्लस 27,863 प्लस 962, यानी कि इसको ऐड करते हैं तो 73700। तो अब नॉन करंट और करंट एसेट्स का टोटल 406,675 इसमें अगर ऐड किया तो 480,375 बन रहा है। 480,375, ठीक है। ये मेरे टोटल एसेट्स हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स सब का सब जो है वो यानी कि टोटल एसेट्स जो हैं, जो मेरे टोटल एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स जो हैं वो बन रहे हैं 480,375। अच्छा जी, इसके बाद फिर जो अगला पोर्शन आता है, एसेट्स सारे लिख दिए। अब आप इक्विटी लिखोगे, शेयर होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। शेयर होल्डर्स इक्विटी लिखते हैं। शेयर होल्डर्स इक्विटी कैसे आएगी भाई, ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स जो हैं वो 2 लाख रुपए के पहले से थे। ऑर्डिनरी शेयर्स जो है वो 2 लाख रुपए के पहले से थे, और मैंने
1 लाख शेयर्स और इशू किए थे ये नई कंपनी ख़रीदने के लिए। 1 लाख शेयर्स नए इशू किए थे, 1.5 पर किए थे। $1 के हिसाब से जो अमाउंट होगा ना 1 लाख शेयर्स का, यानी कि 1 लाख रुपए वो ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू में जाएगा, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 3 लाख, ये टोटल हो जाएगा 3 लाख। उसके बाद एक और चीज़ है शेयर प्रीमियम। शेयर प्रीमियम जब आप जो शेयर्स है वो प्रीमियम पर इशू करते हो तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है नॉमिनल वैल्यू के ऊपर वो शेयर प्रीमियम के अकाउंट में जाता है। शेयर प्रीमियम का बैलेंस था 20,000 रुपये, शेयर प्रीमियम के अकाउंट का बैलेंस था 20,000 रुपये, और आपने जो नए शेयर्स इशू किए हैं 1 लाख शेयर्स वो 0.5 के प्रीमियम पर इशू किए हैं। तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.5, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाई 0.5 यानी कि 50,000 रुपये जो है उसका प्रीमियम है। 50,000 रुपये का प्रीमियम है, 50,000 रुपये का अगर प्रीमियम है तो शेयर प्रीमियम टोटल हो गया 2.5 लाख रुपये। शेयर प्रीमियम टोटल हो गया 2.5 लाख रुपये, ठीक है। अच्छा जी, शेयर प्रीमियम जो है 20,000 और 50 से 70,000 रुपये हो गया। शेयर प्रीमियम हो गया 70,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स की अमाउंट है 48,795। रिटेन अर्निंग्स या रिटेन प्रॉफिट है 48,795। इन तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो 418,795 बन जाता है, सही है। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज़ की। नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? वो लायबिलिटीज़ जो 1 साल से बाद में सेटल होती हैं। अच्छा, यहाँ पर कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं आ रही है, लेकिन जब मैंने दूसरा बिज़नेस ख़रीदा है तो मैंने जो है वो अपनी कंपनी के डिबेंचर्स इशू किए हैं 37,500 के, जिसकी हमने वर्किंग करी थी। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आएंगे 8% डिबेंचर्स आएंगे, और उन 8% डिबेंचर्स की जो वैल्यू है वो है 37,500, ठीक है। उसके बाद फिर हम लिखेंगे अपनी करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स आएंगे। ट्रेड पेबल्स मेरे अपने जो हैं इधर 14,630 के हैं, और जो मैंने बिज़नेस ख़रीदा है उसके 9450 के ट्रेड पेबल्स थे। तो टोटल ट्रेड पेबल्स जो हैं वो बन जाएंगे आपके 24080। देयरफॉर आपका टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ जो बनता है वो है 418,795 प्लस 37,500 प्लस 24080 विच इज़ 480,375। 480,375, ठीक है। तो ये आपका टोटल है, ये आपका टोटल है ऑफ लायबिलिटी एंड इक्विटी, ठीक है। लायबिलिटी एंड इक्विटी का ये टोटल है, सही है भाई। यहाँ पर ये सवाल ख़त्म हुआ। आप फॉर्मेटिंग का ख्याल रखें और सारी चीज़ों को कॉपी करें। बहुत शुक्रिया।